अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। जैसे बेटा आपकी इस साल जो 2024 में एग्ज़ाम होगा वो आपकी फ़िज़िक्स की न्यू बुक से होगा, सिंध बोर्ड कराची बोर्ड में। तो अब मेरे बेटे मैं आपके सामने आपका जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का, उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस वक्त आज चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसमें जो बुक में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में वो एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे। और यह मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर्स हैं, तो अपने वक्त को ज़ाया ना करें। और ये जो सेक्शन ए है आपका, मेरी भरपूर कोशिश है कि इसके तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपके लिए अपलोड करूं। तो बस अब मैसेज और डे आपके लिए यही है कि आप इन एमसीक्यूज़ को पढ़ें, इनको रिफ्रेश करते रहें और प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम में इसको रेडी करें, ताकि सेक्शन ए आपके एग्ज़ाम का जो 17 मार्क्स का आएगा, ये मैथमेटिकल मार्क्स आपके लिए गेन करना आसान हो जाए। तो आइए अपने आज के इस एमसीक्यूज़ के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बड़े पहला एमसीक्यू जो आपके सामने आ रहा है, इसको अब आराम से पढ़ें। तो यहाँ पर ये रिलेटेड है, एक टॉपिक है यहाँ पर कूलम लॉ का। कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाई है दो चार्जेस के दरमियान में। तो ये उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ गया है कि आपको दो चार्ज, एक चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम और दूसरे की है 6 माइक्रोकूलम, ये दोनों डी डिस्टेंस दूर हैं। और अब सवाल हमसे कह रहे हैं कि बताइए F12 यानी पहला वाला जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, या F21 दूसरा वाला जो पहले फोर्स लगाएगा, इन दोनों की रेशियो का आंसर किसके इक्वल आएगा। यानी यहाँ पर हमें कूलम लॉ लगाना है। पहले F12 बनाएंगे और फिर F21 बनाएंगे। तो याद रहे कूलम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, यानी ये सिचुएशन है कि दो चार्जेस हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस दूर हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पे डी दिया हुआ है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फोर्स पे लगाएगा उसका नाम F12 है और जो 2 वाला लगाएगा उसकी फोर्स F21 है। तो उन दोनों की रेशियो अगर डिवाइड की जाए तो बताएं वो वैल्यू क्या आती है। तो देखें ये फॉर्मूला आ गया है कूलम लॉ का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपको याद आया होगा। तो यहाँ पर अगर हम F12 की बात करेंगे तो इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो R12 आएगा, और जब F21 की बात करेंगे तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन R21 होगी। तो बस फॉर्मूला कूलम का ही लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ बस यूनिट वेक्टर आपके चेंज हो रहे हैं R12 या R21, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज आप देखें तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, सेम। जितनी F12 आएगी उतनी ही F21 आएगी। तो उनकी रेशियो जब बनाएंगे दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आपका 1 आएगा। तो इसलिए से करेक्ट आंसर क्या है, इनकी रेशियो का जवाब 1 है। यानी डायरेक्शन ज़रूर एक दूसरे की आगे पीछे हो रही है, अपने डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम की वजह से रेशियो का आंसर बना रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। बेटी अगला सवाल सामने आ गया है, चैप्टर 8 का दूसरा एमसीक्यू है। आइए इसको आराम से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कम से कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर, नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कम नहीं हो सकता, उससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो मिनिमम चार्ज जो वैल्यू दी गई है उससे कम किससे नहीं होना चाहिए। यानी कि सवाल बहुत आसान सा है कि एज यू नो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो वो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है मेरे बेटे, कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती रहती है और उस पर नेट चार्ज बढ़ता रहता है। कि एन यहाँ पर इंटीजर को शो कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे उस चार्ज पे, उसकी ऑब्जेक्ट के चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हम बहुत आसान है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम है, और यही वो कम से कम चार्ज है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर है तो कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर इससे कम चार्ज हुआ तो उसको हम इग्नोर करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नियरली ज़ीरो मान लेंगे। तो मिनिमम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आइए बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है और ये भी रिलेटेड है कूलम लॉ से ही, जो पर हमने डिस्कस किया था। कि आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, दो चार्जेस हैं
उनको कुछ डिस्टेंस दूर रख दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, यानी कि अगर हम दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें तो बताइए जो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कितनी हो जाएगी। सवाल को फिर समझें कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान एक फोर्स कूलम की एक्ट कर रही है, लेकिन अगर हम उनके मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं तो इससे उस फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एज यू नो ये है कूलम लॉ का फार्मूला F=K Q1 Q2/R²। अब सवाल के हिसाब से हमने Q1 को भी चेंज कर दिया है, Q1 डैश 2Q1 है, ऐसे Q2 को भी चेंज कर दिया 2Q2 है। तो अब जब जाके ऊपर जाएंगे और Q1 Q2 की वैल्यू चेंज करेंगे 2Q1 2Q2 तो 2 to the 4, और आगे आप देखें पूरी वही ओरिजिनल फोर्स बन गई जो पहले थी। तो देख सकते हैं कि आपकी फोर्स 4 टाइम बढ़ गई है, यानी अगर आप चार्जेस को डबल करते हैं तो उससे 4 टाइम आपके दरमियान जो फोर्स है चार्जेस के वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू वो फोर्स बढ़ जाएगी। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। बेटा चैप्टर 8 का अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया, इसका नंबर है 4 और बहुत आसान सा एमसीक्यू है अगर इसको आप मिलके पढ़ें। कि भाई यहाँ कहा जा रहा है कि नीचे पार्टिकल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पार्टिकल ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। और बाकी कौन तीन ऑप्शंस हैं जो कि डिफ्लेक्शन नहीं देंगे। तो बहुत सिंपल है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल रहता है क्योंकि चार्ज नहीं है तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। फोटोन भी चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रॉन फोटोन दोनों चार्जलेस हैं, तो इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन इज द ओनली करेक्ट आंसर हेयर कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इस डायग्राम से भी आप देखिए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं हम लोग, इसके दरमियान में हमने प्रोटॉन को भेजा तो प्रोटॉन डिफ्लेक्ट कर गया ऊपर की जानिब। न्यूट्रॉन देखें अनडिफ्लेक्ट चला गया सीधा, इलेक्ट्रॉन बैंड करके नीचे। इलेक्ट्रॉन में बैंड ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आई होप लैंग्थ बिल्कुल पक्की समझ में आ गई होगी आपके। चलते हैं आगे। चैप्टर 8 का अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और ये रिलेटेड एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। कि एक सरफेस एरिया है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई गुजर रही हैं, तो बताइए फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। तो एज यू नो मेरे बेटे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। तो अब यहाँ पर जब डॉट हटता है तो यहाँ कॉज लगता है और कॉज जीरो आपको पता है 1 होता है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ मांगा जा रहा है सवाल में। तो मैक्सिमम कब होगा जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये वेक्टर एरिया की लाइंस दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल, एंगल जीरो कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1। तो फ्लक्स मैक्सिमम जब भी होगा जब इलेक्ट्रिक लाइंस और ये एरिया दोनों क्या हो जाएं पैरेलल। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका पैरेलल टू ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जब ई और ए दोनों पैरेलल होंगे इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस भी और वेक्टर एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इससे फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, पैरेलल इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। चैप्टर 8 का अगला एमसीक्यू जिसका नंबर है 6 ये आपके सामने आ गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। ये बात हो रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल कब बनता है मेरे बेटे कि जब अपोजिट चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो वो रखे जाएं, तो जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। जैसे तो अब यहाँ पर एक ब्लैंक आ रही है कि बताइए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड स्मॉल सेपरेशन डी बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर ये क्या कहलाता है। तो बेटा इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि बताइए चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरीके से है कि ये एक फॉर्मूला है कि ये बुक में दिया गया है आपकी पी इसका सिंबल है पी इक्वल क्यू इंटू डी। यहाँ क्यू जो है जो चार्जेस हैं उनमें से किसी एक की मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, डी उनकी सेपरेशन को शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है पी। डायग्राम में भी देख सकते हैं आपकी डायपोल बना तो ये जो क्यू इंटू डी है
ये कहलाता है P के बराबर, और ये कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका नाम है। इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड है Q इंटू डी, और डायरेक्शन होगी -Q से +Q की जानिब। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आराम से आप देखिए। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 8 का नंबर 7 MCQ आपके सामने आ गया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ पर हो ये रहा है कि 12 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज। यानी सवाल बहुत आसान सा है कि 12 जूल का वर्क किया गया है एक चार्ज के ऊपर, जिसकी मैग्नीट्यूड आपको दी गई है ए से बी तक ले जाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप ये बताइए कि आपने जब ए से बी पे इसको लाए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने बनाया। यानी वोल्टेज मांगा जा रहा है, और वोल्टेज का फॉर्मूला था बेटे वर्क अपॉन चार्ज। तो हमें यहाँ पे वर्क भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो वर्क की वैल्यू है 12 और चार्ज है 0.01 कूलम। इनको डिवाइड करें तो 1200 वोल्ट सेकंड ऑप्शन है आपका, और ये आपका करेक्ट आंसर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा बी और ए के दरम्यान में। तो आई होप ये आपको आसान लगा होगा। आराम से इसको देखिए। चलते हैं आगे। बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 8 का अगला MCQ नंबर 8 आपके सामने आ गया है, और सवाल में क्या कहा जा रहा है आइए इसको देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज F। यानी कह रहे हैं आपसे कि दो चार्जेस दरम्यान में, शुरू में जब मीडियम एयर है दरम्यान में तो फोर्स है F। अगर हम एयर को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो बताइए फोर्स इज रिड्यूस टू, यानी दरम्यान में फोर्स है वो कितनी कम हो जाएगी। सवाल को फिर रिपीट करते हैं। दो चार्जेस, पहले दरम्यान में एयर है तो फोर्स F है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर दरम्यान में मीडियम चेंज किया जाए जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो बताएं उससे जो दरम्यान में फोर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जवाब मेरे बेटे ऐसे बनेगा कि ये फार्मूला है वही कूलम लॉ का, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के आपका पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अब जबकि दरमियान में यहाँ पर जब परमिटिविटी वाला मीडियम रखा जाएगा जो कि एयर के अलावा है, तो के आपका चेंज हो जाएगा और एप्सिलॉन आर का इजाफा हो जाएगा। यानी पहले एप्सिलॉन नॉट था खाली एयर के लिए, अब एप्सिलॉन आर भी साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये के ला के जब हमने इस जगह रखा तो बाकी वाली तो सारी वही हैं, सिर्फ डिवाइड में एप्सिलॉन आर जो है आपका वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे और आगे वही बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 आर स्क्वायर। जो दोबारा ये वही एफ का फॉर्मूला बन गया ओरिजिनल एफ का। लेकिन अब रिजल्ट आप देखिए कि जो नई फोर्स आई है वो एप्सिलॉन आर टाइम डिस हो गई, यानी कि एफ को डिवाइड करना पड़ेगा एप्सिलॉन आर से, तो ये फोर्स रिड्यूस हो गई है। यानी दरमियान में फोर्स कम हो जाएगी अगर कोई मीडियम एयर के अलावा आएगा। जितनी परमिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी उतनी वो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 8 का MCQ नंबर 9 आपके सामने आ गया है, और ये भी टॉपिक है आपकी बुक का कि द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज क्या कहलाता है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये जो पोटेंशियल है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन है -ΔV/ΔS, कि हम जब किसी चार्ज को जो है किसी सोर्स चार्ज के करीब लेकर जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल में हम इजाफा करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको वापस धकेलती है अपनी पुरानी जगह पर, जिससे जो पोटेंशियल हमने बढ़ाई होती है वो क्या हो जाती है, कम। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस वोल्टेज को जो इंक्रीज हुआ है उसको पोटेंशियल को दोबारा कम करती है। ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर लोग इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई।
बट ये लास्ट एमसीक्यू चैप्टर 8 का आपके सामने आ गया है और एक बार फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है। ये एक ब्लैंक पहले भी आई थी, वहाँ पर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था कि एरिया और इलेक्ट्रिक लाइन्स का एंगल 0 बना था वहाँ पर। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बताइए फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ पर किस एंगल पर मिलेगा। यानी कि हमें मैक्सिमम फ्लक्स नहीं चाहिए, वो तो मिलेगा 0 एंगल पर। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पे मिलेगा। तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है कि भाई मैक्सिमम फ्लक्स से ये होता है जो 0 पे मिलता है। अब हमें चाहिए ई डेल्टा अपॉन 2, इसका हाफ। तो इसके लिए अब अगर हम एंगल 60 लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया के दरमियान में, तो cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो इट मीन्स 60 डिग्री के एंगल पर फ्लक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या मिलेगा, हाफ। इसलिए 60 डिग्री का करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमम फ्लक्स है और ये मैक्सिमम फ्लक्स का आधा है जो कि 60 के एंगल पर मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक का, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, इसके एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। और मेरे बेटे मेरी भरपूर कोशिश है कि तमाम जितने भी 14 चैप्टर्स हैं इनके एमसीक्यूज़ में टाइम टू टाइम आपके लिए कंप्लीट कर दूं, अपलोड कर दूं। और इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको मिलेगा एमसीक्यूज़ का, ये आपको बहुत बेहतरीन हो जाए एग्ज़ाम में। 17 मार्क्स हैं एंड दे आर वेरी क्रूशल मैथमेटिकल मार्क्स हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इन एमसीक्यूज़ को बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।